सारे mechanical experience, this video will be that when you are preparing for GATE examination, might be 24 or 25, then which are the subjects that you should start with? Okay, so Dheeraj sir, a student who is in third year right now or second year, and he has opted for GATE and similar kind of examinations. So in that particular case, what are the subjects that he can start with? Sir, generally in second year, engineering mechanics, strength of material, and also fluid mechanics, they are coming, and they are the very basic and fundamental subject. And weightage of these subjects is also more, and even जो other subjects हैं जो कि आगे आने वाले हैं, they are also having application of these subjects. Okay. So I feel they must start with these type of subjects. Okay. I guess Sonu sir is teaching thermodynamics ना? Yes, yes. तो सर उसके लिए क्या सोम या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट या नहीं सर, सॉम और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की उसके लिए जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ थर्मल ऑलरेडी आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट सेकंड ईयर में कवर कर लेते हैं. तो अगर फर्स्ट सब्जेक्ट की बात करने आए तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जैसे सर ने बताया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक जो बेसिक वाला पार्ट है उसको भी आप स्टार्ट कर सकते हैं. तो इन तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट लेके चलते हैं तो एक तो कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बूस्ट अप होगा. उसके बाद इन सारे सब्जेक्ट से बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका एप्लीकेशन आगे जाके पढ़ना होता है. तो वंस दीज ऑल बेसिक पार्ट इज कंप्लीटेड, एप्लीकेशन में पढ़ना है उसको समझना बहुत आसान है. चंद्रशेखर सर, क्योंकि आईएएस आप पढ़ चुके हो तो जो बच्चा है ना, अब उसने सोच लिया कि दैट ही विल बी स्टार्टिंग विद गेट, तो ईएससी के लिए भी वो जो सर ने कहा सब्जेक्ट जो बेसिक सब्जेक्ट है सोम या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ईएससी के लिए प्रिपरेशन है तब भी सेम सब्जेक्ट्स के साथ ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है. हाँ सर, एक्चुअली कोई भी एग्जाम हो अगर बेसिक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करेगा तभी एडवांस में उसको इंटरेस्ट भी आएगा. अदरवाइज मैं दो चीज़ें मानता हूँ, एक तो बेसिक सब्जेक्ट होना चाहिए जिसका एप्लीकेशन आप आगे पढ़ते हो, तो बेसिक का प्री रिक्विजिट जो होते हैं. दूसरी चीज़ मैं मानता हूँ कि जो सब्जेक्ट ईजी हो वो आप उठाओगे सबसे पहले तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा, बिल्ड होगा. वरना आप टफ सब्जेक्ट उठा लोगे, आप 2 दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन आपको ऐसा फील होगा यार मेरे बस का नहीं है. इस तरह से तो वो मोमेंटम बना रहना चाहिए, वो सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता रहना चाहिए. वो इम्पोर्टेंट है, चाहे वो ईएससी हो चाहे गेट हो. ओके, तो दोस्तों हमारे साथ सूरज सर भी हैं, फुटबॉल के एकदम एक्सपर्ट है सर के साथ मैं बहुत खेला भी हूँ, बहुत तेज शॉट मारते हैं. तो सूरज सर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए क्या जो बेसिक सब्जेक्ट्स हमने बताया सोम इंजीनियरिंग में उनका रिक्वायरमेंट रहता है? और कहीं ना कहीं तो बिल्कुल रहते हैं, क्योंकि देखो अगर बेसिक से आप चालू करोगे तभी तो एप्लीकेशन जानोगे. जैसे थर्मोडायनेमिक्स की सब्जेक्ट है, मतलब बेसिक थर्मोडायनेमिक्स जब तक आप नहीं पढ़ोगे एडवांस पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है एप्लीकेशन पढ़ने का. ऐसे अगर आप मैकेनिक्स पर अगर आपने अपना अपर हैंड नहीं रखा तो कहीं ना कहीं बाकी सब्जेक्ट्स पे आपको जो कॉन्फिडेंस जो कॉन्सेप्ट है वो क्लैरिटी नहीं मिलेगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए. और अगर आपने सही तरीके से सब्जेक्ट नहीं चुना, जो चंद्र सर ने बोला, वो आपका इंटरेस्ट ही लूज हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस अगर बिल्ड ही नहीं हुआ इनिशियल स्टेज में तो वो एक लॉन्ग जर्नी है. ये 1 महीने का जैसे सेमेस्टर एग्जाम होता है, एक दिन वन नाइट स्टडीज हम लोग बोलते हैं, वो नहीं है. गेट और ईएससी वन नाइट स्टडी नहीं, इट्स अ कंप्लीट लॉन्ग जर्नी. तो आपको सब्जेक्ट जो स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर स्टार्ट बेहतर है एंडिंग अपने आप बेहतर हो जाएगी. बिल्कुल, Well begun is half done. सर ने बिल्कुल सही बोला कि सेमेस्टर की तरह नहीं है कि आखिरी दिन पढ़ के आप छोड़ दोगे. डिफरेंस क्या है ना सेमेस्टर और कंपटीशन एग्जाम में, कि सेमेस्टर एग्जाम में सारे दिन एग्जाम से पहले मौज के दिन होते हैं और एग्जाम वाली रात कत्ल की रात होती है. कंपटीशन एग्जाम में डिफरेंट है, सारी रातें आपकी कत्ल की रात होंगी या 80% रातें आपकी कत्ल की रातें होंगी और एग्जाम से एक दिन पहले वाले आपके चैन की नींद होगी. ये डिफरेंस है. धीरज सर, एक और फाइनली ना जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, बस आप उनको वो बता दीजिए कि ये सब्जेक्ट्स तो इंडिपेंडेंट है, इसके लिए आपको किसी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है. शायद से इंडस्ट्रियल इंडिपेंडेंट है और मशीन डिजाइन के लिए जैसे तो आप हाँ क्विकली कि ये सब्जेक्ट्स के लिए भाई ये वाले चाहिए और ये सब्जेक्ट इंडिपेंडेंट है. ठीक है सर. So guys, first of all, जैसे strength of material, fluid mechanics, theory of machines, basic thermodynamics और engineering mechanics, ये वो subjects हैं जिसके लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है. After that, if we talk about the machine design और thermal application, RAC, IC engine, power plant, उसके लिए आपको basic thermodynamics की जरूरत होती है. For heat and mass transfer, you need to have some basic knowledge of fluid mechanics, that is boundary layer theory and all. And other than that, if we talk about production, in production there are some topics which are independent like casting, welding, but metal forming is totally depending on strength of material knowledge. And yes, industrial sir have already told, so industrial is independent of any, it is a kind of more management side type of thing, means there are no use of technical more, there are only you are going to calculate the things which are related to the time calculations or maybe related to the transportation cost, so those kind of things are there. So there some basic mathematics is required like LPP and all.
So this is about the entire mechanical engineering. और एक और चीज सोनू सर, बच्चों को बहुत रिक्वायरमेंट होता है पढ़ना सीख गए, सर ने बता दिया इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, इनसे स्टार्ट करना है। टारगेट कितना है, मतलब आईआईटी का अगर उसे एमटेक चाहिए, नॉट कोई भी आईआईटी का कोई भी आपको एमटेक मिल जाए, एकदम ये नहीं कि आपको बेस्ट ही ब्रांच चाहिए, आपको डिजाइन ही चाहिए, तो उसको कितना रैंक मिनिमम लाना पड़ेगा या कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे कि काम हो जाएगा आईआईटी एमटेक? सर अगर सिंपल आईआईटी की बात करने आए तो ऑन एन एवरेज अगर आप 50-55 मार्क्स लाते हो तो आपको आईआईटी से कॉल आ जाएगी और सिक्योर कर लोगे, मतलब कोई भी ब्रांच आपको मिल जाएगी। एक अच्छी आईआईटी में जाओगे तो डेफिनेटली 65 तक, और हाँ वो पेपर के लेवल से भी कभी प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो जाता है, बट हाँ 65 प्लस अगर आप जाते हो तो एक अच्छी आईआईटी में रैंक सिक्योर हो जाएगी। और 55-50 तक जाते हो तो कॉल तो आपको, जहाँ कोई भी आईआईटी लेने वाली बात है, जो न्यूली एडेड आईआईटी है उनमें डेफिनेटली आपको कॉल आ जाएगी। ओके चंद्रशेखर सर, मान लो मैं मैकेनिकल का बच्चा हूँ ना, आप मेरे फैकल्टी हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर मैंने गेट फोड़ दिया, गेट में मेरा 72 रैंक है, मतलब मेरे को आईआईटी मिल जाएगा, और ईएससी भी फोड़ दिया और गेट से मेरे को पीएसयू मिल जाएगा, तो मेरे को किस में जाना चाहिए? ऑफकोर्स आप एक आंसर देंगे कि इंटरेस्ट है, मान लो कि सब में मेरा बराबर इंटरेस्ट है, तब किस में जाना चाहिए? अगर मैं होता तो आईईएस में जाता, फिर टीचर में आ जाते बाकी। तभी समझे जो बड़ा मैं होता। सर आप तो गए थे ना इसमें। आप कौन से डिपार्टमेंट में सर गए थे? मैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफिस। ओके, उसके बाद टीचिंग में आप आ गए। ओके, तो सूरज सर, अगर मान लो कि बच्चे का वो वाला ऑप्शन आ गया कि पीएसयू नहीं मिल रहा है और इंजीनियरिंग सर्विसेज से तैयारी नहीं गई थी या क्लियर नहीं हो पाया, अब उसका ऑप्शन है कि आईआईटी जाना है, तो उसके ब्रांचेस कौन सी प्रेफरेंस उसकी उस समय होंगी? हालांकि इसके बारे में डिटेल सेशन में ले लेंगे, अभी रफली सबसे डाल लेते हैं। एक्चुअली क्या है, देखो अभी जैसे बूमिंग सेक्टर की बात करें, थोड़ा सा डिज़ाइन एक बहुत अच्छा बूमिंग सेक्टर है। जैसे आईटी बॉम्बे की बात करें, टॉप एमएनसी वहाँ से हायर करते हैं, इवन कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हायर करते हैं। बट अगर मैं देखा क्योंकि बहुत लोग जैसे क्या करते हैं, उनका ड्रीम होता है अब मैंने जेई की तैयारी की और आईआईटी में नहीं किया, बट सेकंड चांस आपको मिलता है, आप मास्टर्स करके भी आईआईटी का एक टैग ले सकते हैं और अल्टीमेटली यू कैन लैंड अप टू अ गुड जॉब, मतलब एक एमएनसी टॉप कंपनीज में एक अच्छे पोस्ट के उसमें जा सकते हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन आता है। तो मान लो आपको पीएससी को कॉल नहीं आया, बट देन आप आईआईटी से एमटेक करने के बाद भी यू कैन गो टू सम टॉप एमएनसी जिसमें आपकी जो सैलरी होगी इवन पीएससी से ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये भी एक मोटिवेशन की तरह है। और इसके अलावा भी बहुत सारे अदर कोर्सेज भी हैं, मतलब आप नीति मुंबई जाए तो उसका एवरेज सीटीसी ही करीबन 20+ लाख रहता है, तो ये मोटिवेशन रहना चाहिए हर एक को कि भाई मेरे को वहाँ जाना है और एक टॉप, क्योंकि अल्टीमेटली एम इज टू गेट सेटल्ड, राइट? अगर आपको पीएसयू नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर अनदर ऑल्टरनेटिव, तो मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी और वहाँ से एक अच्छी एमएनसी में जाके यू कैन सेटल ऑफ योर लाइफ एंड देन यू कैन एंजॉय। सर इवन कुछ लोगों को जैसे ड्रीम ही होता है कि मुझे एमबीए करना है, हाँ। बाई चांस वो टेक्निकल में आ गए, हाँ। तो उनके लिए भी नीति मुंबई मतलब बेस्ट बहुत ऑप्शन शानदार ऑप्शन है, क्योंकि आईआईएम में जो कंपनीज आती है वो सब आती है Exactly. और हाईएस्ट पैकेज इवन कोविड पीरियड में भी 50+ लाख का गया था, तो एवरेज 20+, जो हाईएस्ट की बात करें 50+, तो ये अपने आप में बहुत तो बड़ी अगर आप बात है। एक एवरेज स्टूडेंट भी है तो मान के चलिए 20 तो है साल में, थोड़ा सा और अपने एफर्ट डालेंगे तो 30+ भी जा सकते और हैं। सर इवन ये कहा जाता है कि वहाँ के लिए प्लेसमेंट्स जो है मतलब 200%, एक स्टूडेंट के हाथ में 2 जॉब्स तक का रहता है, Exactly. ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर कोविड सिचुएशन में अगर ऐसा है तो कोविड के बाद तो अब सिनेरियो बहुत इंप्रूव हुआ है, तो डेफिनेटली और नीति बॉम्बे और आईटी का एक और डिफरेंस बताता हूँ। बस आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक क्लास में 10 बच्चे हैं, एक बच्चे का 1 करोड़ का पैकेज लग गया, बाकी 9 का पैकेज नहीं लगा, एवरेज पैकेज वो कॉलेज क्या बोलेगा कि 10 लाख है, 10 लाख है ना। ऐसा नीति बॉम्बे में नहीं होता है, वहाँ पे जो एवरेज पैकेज है ना वो लगभग मैक्सिमम का वैसे ही लग रहा होता है, वहाँ पे ऐसा स्टैंडर्ड डिविएशन इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो दोस्तों आपको और भी बहुत सारे डाउट्स होंगे अपने मैकेनिकल के रिगार्डिंग, ईएससी, गेट, पीएसयू, स्टेट सर्विसेज सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, आप प्लीज़ अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिखिए। पूरी बाजू एग्जाम प्रेप की टीम यहाँ पर है, जो आपके डाउट्स या उसमें कोई सेशन लेने का जरूरत पड़ा तो वहाँ पर भी आपको रिप्लाई कर देगा। और डू ज्वाइन ऑल द टेलीग्राम ग्रुप्स ऑफ द रिस्पेक्टिव फैकल्टीज फॉर क्लियरिंग योर डाउट्स। थैंक यू। थैंक यू।